पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बीस्ट किंग जो था वो यहाँ पर शियाओ को सारी की सारी बातें बता रहा था और वो बताने लग जाता है कि किस तरह से उसकी बंदी जो कि लिंग लॉन्ग है उसने उसको हमेशा के लिए ट्रैप कर दिया और इसी की वजह से वो इंसानों से नफरत करता है। वो इंसानों को अब नहीं छोड़ना चाहता, उसको किसी भी तरह से इंसानों की जान चाहिए और वो लेकर ही रहेगा। इसलिए वो अपना तैयारी में लग चुका था। साथ ही साथ फॉर्चून टेलर और बाकी लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो उनके ऊपर बीस्ट ने हमला कर दिया था। वो हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से तीनों की जान खतरे में आ जाती है। लेकिन वाइल्ड डॉग जो था वो अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करता है और वो भिड़ जाता है उन बीस्ट के साथ, जिस वजह से लग रहा था कि यहाँ पर वाइल्ड डॉग की जान जा चुकी है। तो उसने फॉर्चून टेलर और उसकी पोती को बचा तो लिया लेकिन वो अपनी जान गंवा दिया और अब उसके बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि बीस्ट किंग जो है वो इंसानों को मारने लग गया, क्योंकि वो इंसान तो था ही नहीं, कुछ अजीब सा ही चीज था ना, तो उसको इंसानों को मारने में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती थी। इस वजह से वो इंसानों को मारने लग गया था। पर जब यहाँ पर लिंग लॉन्ग को उसके बारे में पता चलता है ना, वो बिल्कुल घबरा जाती है। वो कहने लग जाती है उस बीस्ट किंग से कि ये तुमने क्या किया, तुमने इंसानों को मारा है ना, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मैंने इस दुनिया में लेकर आया, तुम्हें अपने साथ रखा, मुझे नहीं पता था कि तुम आगे चलकर ऐसे बन जाओगे। जितने भी लोगों की जान गई है ना उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ तक कि इतना पाल कर बड़ा किया और तुमने इतने सारे लोगों की जान ली तो उसके जिम्मेदार मैं ही हुई ना, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो बीस्ट किंग कहना चाहता कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी भी इंसानों के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखूंगा, मुझे तुम खुद एक इंसान बना दो, मैं वैसे ही हमेशा रहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर लिंग लॉन्ग कहना चाहती कि मुझे नहीं लगता कि अब ये हो सकता है, अगर जब तक मैं जिंदा होना तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और जब तक मैं रहूंगी तब तक तुम इंसानों को नुकसान पहुंचाते रहोगे। तुम्हें रोकने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका बचा है जो कि है मैं अपनी खुद की जान दे दूं। और इतना कहने के बाद वो अपनी जान देने के लिए अपने अंदर ही चाक को घुसा देती है। और जब यहाँ पर नजारा देखता है बीस्ट किंग वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि नहीं ये नहीं हो सकता। लिंग लॉन्ग कहती कि शायद एक यही रास्ता था ताकि हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहें और तुम इंसानों को कभी ना मारो। लेकिन इसके आगे क्या हुआ वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। क्या यहाँ पर लिंग लॉन्ग मर गई थी या नहीं मरी थी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन नहीं ही मरी होगी तभी तो उसने यहाँ पर उस बीस्ट किंग को हमेशा के लिए ट्रैप किया था। तो यही चीज याद करने के बाद बीस्ट किंग जो होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल था, वो काफी ज्यादा उदास होता है। तो शियाओ उसे कहना चाहती है कि तुम तो यार कितने ज्यादा दुख के मारे इंसान हो, तभी तो तुम यहाँ पर किंजन सेट के अंदर जब फाइट करने गए थे तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी, क्योंकि भले से तुम बाहर से कितने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिखाते हो, अंदर से तुम्हारे अंदर फीलिंग भी इंसानों वाली ही है। इसी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा निर्दय होने के टाइम अपने कदम रोकने पड़ते हैं। तुम्हें याद आ जाता होगा लिंग लॉन्ग की वो बातें जब वो तुमसे इतनी ज्यादा नाराज हो गई थी इंसानों को मारने के लिए। लेकिन आयरनी देख रहे हो, तुम इंसानों से इतनी ज्यादा नफरत करते हो लेकिन फिर भी तुमने इंसान बनने के बारे में ही सोचा और तुम अभी भी एक इंसान की तरह ही हो। देखो तुम्हारा चेहरा देखो, तुम्हारा शरीर देखो, बिल्कुल एक इंसान हो तुम। अब भले से तुम्हारे अंदर पावर कोई भी हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन तुम दिखते तो इंसान जैसे ही हो ना, जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो उसी के रास्ते पे तुम चल रहे हो। तो बीस्ट किंग कहना चाहता है कि मैं इंसानों से उस तरह से नफरत कभी नहीं करता, नहीं मुझे इंसानों से उतनी ज्यादा नफरत है, मैं बस यहाँ पर मरना चाहता हूँ ताकि मरने के बाद लिंग लॉन्ग के साथ हमेशा एक साथ रह सकूं। लेकिन तुम्हें पता है न जाने मेरे साथ क्या दिक्कत है कि मैं कभी मर ही नहीं पाता, मैं कितना भी कोशिश क्यों ना कर लूं मैं मर ही नहीं सकता। मेरा शरीर ही ऐसा है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जब तक मैं अपने आप को खत्म नहीं करता हूं ना कभी भी मैं लिंग लॉन्ग से नहीं मिल पाऊंगा। तो शियाओ कहती कि अच्छा इसका मतलब ये कि तुम मरना चाहते हो लेकिन तुम मर ही नहीं पा रहे हो, क्या अजीब दिमाग लगाया तुमने। लोग यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते, लेकिन तुम मरना चाहते हो लेकिन मर नहीं पा रहे हो। किस्मत बड़ी अलग चीज होती है, किसके लिए किस तरह से काम करती है, किसके लिए किस तरह से काम करती है वो समझ ही नहीं आता। तो इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्चून टेलर और उसकी पोती को देख पाते हैं। वो फॉर्चून टेलर कहने लग जाता है उससे कि देखो वाइल्ड डॉग मर चुका है, भूल जाओ उसको, अब वो कभी लौट कर नहीं आने वाला, तुम अपने दिमाग से सारे ख्याल निकाल दो। लेकिन उसकी पोती कहती है कि आपके पास तो बहुत सारे रेयर आर्ट्स है ना, कई सारी टेक्निक वगैरह, बहुत ही सारी अजीब अजीब टेक्निक आपके पास है, तो आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करिए ना, बस किसी भी तरह से उसको बचा लीजिए, मुझे इसको जिंदा देखना है, मैं इसको मरते हुए नहीं देख सकती। तो फॉर्चून टेलर कहता है कि देखो मैं इंसान हूँ, बस टेक्निक परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं कोई गॉड नहीं हूँ या फिर कोई अंडरवर्ल्ड का राजा नहीं हूँ जिसके बाद मैं किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर दूं, मेरे पास ये काबिलियत नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि मैं गॉड तो हूँ ही नहीं, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं सिर्फ टेक्निक परफॉर्म कर सकता हूँ जब इंसान जिंदा रहे। तो अफसोस तो मुझे भी बहुत ज्यादा इस वाइल्ड डॉग के मरने का, क्योंकि जब पहली बार मैंने इसको देखा था ना मुझे कभी भी नहीं लगा था कि ये ऐसा हो जाएगा। मुझे लगा था कि बिल्कुल जंगली टाइप का, ये इसके ऊपर भरोसा करना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर, लेकिन आज इसने हमें बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। मैं दिल से माफी मांगता हूँ इस वाइल्ड डॉग से कि मैंने इसको पहचानने में बहुत देरी कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको एक अच्छे तरीके से फ्यूनरल इसका करना, इसका अंतिम संस्कार करना बेहतर है। भूल जाओ इसको जितना याद करो कि उसको भी तकलीफ होगी तुम्हें भी तकलीफ होगी। लेकिन उसकी पोती शांत बैठने वाली नहीं थी, वो तुरंत यहाँ पर किसी खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है और उसके जरिए वो यहाँ पर वाइल्ड डॉग के ऊपर कोई टेक्निक परफॉर्म कर रही थी। ये देखकर फॉर्चून टेलर कहने लग जाता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये क्या तुमने किया। तुम्हें पता है ना कि इस टेक्निक का इस्तेमाल हमने कब किया था, हमने सिर्फ फिंगर के ऊपर इसका इस्तेमाल किया था जब वो बिल्कुल मरने वाली थी, लेकिन उसके अंदर जान बची हुई थी, वो मरी नहीं थी, हल्की हल्की उसके अंदर जान बची हुई थी। तब जाकर इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने उसकी जान बची थी, लेकिन तब भी इतना ज्यादा नुकसान हुआ था मुझे इस फॉर्मेशन को परफॉर्म करने में जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और अब तुम यहाँ पर इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करिए एक
ऐसे इंसान के ऊपर जिसके बचने के चांस ही नहीं, वो तो बिल्कुल पूरी तरह से मर चुका है। तुमने जो फॉर्मेशन बना लिया है इसको अगर तुम अच्छे से एक्टिवेट करके रखोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी कम से कम 20 साल ये खा जाएगा। 20 साल पहले मर जाओगी जितना तुम मरने वाली थी जिस टाइम पे उससे। इसलिए पागलपना छोड़ो और बंद करो ये फॉर्मेशन को, इसकी पावर मत यूज करना। वाइल्ड डॉग का मरना किस्मत में लिखा हुआ था और वो मर गया, हमें छोड़कर चला गया, इसने भूल जाओ उसको। हेवन भी यही चाहता था, इस वजह से ये मर गया। लेकिन वो उसकी पोती कहना चाहती कि हेवन ये नहीं चाहता था, बल्कि हमें बचाने के लिए वाइल्ड डॉग ने अपनी जान दी है। वो हमें बचाते हुए मरा है, ना कि उसकी आज मौत लिखी हुई थी। तो आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा शांत बैठ जाऊंगी? नहीं, मैं शांत नहीं बैठने वाली जब तक कि मैं पूरी जान न लगा दूं वाइल्ड डॉग को बचाने में। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं इसको बचा कर रहूंगी। जिस सफर पे हम लोग चल रहे हैं ना, इस सफर में हम कब का मर गए होते अगर वाइल्ड डॉग हमारे साथ नहीं होता। तो आज जब यहाँ पर ये मर गया तो हम क्या ऐसे इसको छोड़कर चले जाएंगे? कभी भी नहीं। और बातें करते करते ही वो इतना टाइम पास करा देती है कि फॉर्मेशन फुल तरीके से एक्टिवेट हो चुका था। और अब यहाँ पर ये फॉर्मेशन सीधे का सीधा 20 साल खा जाएगा उस फॉर्च्यूनेटर की पोती की जिंदगी के, और फिर भी कोई फायदा करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के बाद पूरी तरह से उस वाइल्ड डॉग को एक बार फिर से जिंदा करने में लगी हुई थी। फॉर्च्यूनेटर भी अब यहाँ पर अफसोस करते हुए खड़ा रह जाता है। वो कुछ भी नहीं कर पाता, ना ही वो कुछ करने वाला था। उसने छोड़ दिया अपनी पोती को उसके हाल पे, क्योंकि जब तक ये नहीं करेगी ना ये चीज इसको सुकून नहीं मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर ये चीज की थी उस फॉर्च्यूनेटर की पोती ने, वो एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर आ जाती है। वो एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुकी है जहाँ पर इंसान ने सिर्फ आत्माएं रहती है, और आत्माएं जो होती है ना वो हेवन की तरफ अपना रुख कर रही थी। सारी की सारी आत्माएं जो मर चुकी है हाल फिलहाल में, वो एक ही ओर जा रही होती है। तो उन्हीं के अंदर यहाँ पर वो वाइल्ड डॉग की लाश को, जो उसकी आत्मा है ना, उसको ढूंढ रही थी कि कहाँ पर वो मिल सकता था। थोड़ी दूर आने के बाद उसको वाइल्ड डॉग की जो सोल होती है वो नजर आ जाती है। वो उसको देखते साथ ही कहना चाहती है कि कहाँ जा रहे हो तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो जैसी बाकी आत्माएं देखती है ना कि ये लड़की आई है एक आत्मा को बचाने के लिए, वो लोग कहना चाहते हैं कि हमें भी बचाओ, हमें भी यहाँ से बाहर निकालो, हम भी मरना नहीं चाहते, हम भी बाहर जाना चाहते हैं। वो घसीट के वाइल्ड डॉग की आत्मा को बाहर लेकर आ जाती है। बाकी सारी की सारी आत्माएं पीछे रह गई, जिस वजह से उस फॉर्च्यूनेटर की जो पोती होती है उसको तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और घसीटते हुए पूरी ताकत लगाकर वो वाइल्ड डॉग की आत्मा को बाहर लेकर आ रही थी। बाहर यहाँ पर फॉर्च्यूनेटर देखकर डर जाता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वो उसको कुछ करने वाला था ताकि उसका ये फॉर्मेशन रुक सके, लेकिन तब वहाँ पर एक दूसरा एल्डर भी आकर पहुंच जाता है। ये वही था जिससे पिछले सीजन में भी शाओफन ने कई बार बातें की थी। तो वो यहाँ फॉर्च्यूनेटर से कहता है कि कुछ मत करना, अगर तुम अपनी पोती को बचाना चाहते हो तो, क्योंकि तुमने अभी बीच में उसको रोका तो वो मर जाएगी। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने कुछ टेक्निक वगैरह को यूज करता है, जिसके जरिए वो यहाँ पर इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लगा हुआ था ताकि फॉर्मेशन का रास्ता खोल सके वो। और रास्ता खोलते साथ ही वो सीधा का सीधा फॉर्च्यूनेटर की जो पोती होती है ना उसको फॉर्मेशन के अंदर से घसीट कर बाहर निकाल लेता है। उसने वाइल्ड डॉग की भी आत्मा को बाहर निकाला था, उसको डाल देता है उसके शरीर के अंदर, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि वाइल्ड डॉग अभी भी जिंदा होगा नहीं होगा, वो तो नहीं पता। तो ये देखकर यहाँ पर फॉर्च्यूनेटर जो था वो अपनी पोती से कहना चाहता है कि इसने तुम्हें यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकाला, वरना तुम फॉर्मेशन के अंदर मरने वाली थी बाकी की आत्माओं के बीच में। तो ये देखकर वो जो फॉर्च्यूनेटर की पोती थी वो उसे कहना चाहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई। तो वो एल्डर कहना चाहते हैं कि तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि ये टेक्निक तुमने सीखी कहाँ से, किसने बताया इस फॉर्मेशन के बारे में तुम्हें। तो वो कहने लग जाती कि मैं बचपन में ना एक कुएं के अंदर गिर गई थी और कुएं के नीचे ही यहाँ पर ये टेक्निक लिखी हुई थी। इस टेक्निक को अब तक की मैंने जिंदगी में से 2 बार इस्तेमाल किया, एक जब मेरी बहन पिंगर की जान खतरे में आई थी तब, और दूसरा तब की जब अब यहाँ पर मुझे वाइल्ड डॉग को बचाना था तब। क्या आपको इस टेक्निक के अंदर इंटरेस्ट है क्या? तो ये सुनकर वो जो एल्डर था वो कहना चाहता है कि कमाल की बात है, तुम ये घोस्ट आर्ट को यूज करी, वो भी इतनी एडवांस वाली जिसके बारे में सिर्फ किताबों के अंदर लिखा हुआ है। तुमने लिटरली मुझे शॉक कर दिया इस टेक्निक को यूज करते हुए। जो तुम इतना अच्छे से घोस्ट आर्ट को सीख सकती हो तो तुम क्या और भी कुछ घोस्ट आर्ट को सीखना चाहोगी? तुम्हारे पास लिटरली वो टैलेंट है ना कि जो घोस्ट टेक्निक जो एक नॉर्मल इंसान या कोई घोस्ट नहीं सीख सकता उसको भी तुम आसानी से सीख सकती हो। तो अपने टैलेंट को ऐसे वेस्ट मत करो। वो उसको एक किताब भी देता है जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक लिखी हुई है घोस्ट आर्ट वाली, और उसके जरिए यहाँ पर वो काफी सारी टेक्निक को सीख सकती है। फॉर्च्यूनेटर जब यहाँ पे ये चीज देखता है ना तो उसको सही नहीं लग रहा था। वो कहने लग जाता है कि अपने मन के अंदर कि ये क्या दे रहा है इसको, आखिर मेरी पोती घोस्ट आर्ट को प्रैक्टिस क्यों ही करेगी? उसके पास एक ही टेक्निक है जो इतनी मुश्किल से वो हैंडल करती है। अगर ये प्रैक्टिस करने लग जाएगी तो उसकी जान खतरे में आ जाएगी। एल्डर यहाँ पर उसको जो बुक दिया था ना वो कहना लग जाता है कि इस बुक के अंदर आधे से ज्यादा टेक्निक ऐसी है जिसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम बहुत जल्दी इसमें जितनी भी टेक्निक है ना सबको समझ जाओगे। बाकी सारे जितने भी लोग वो आधी टेक्निक को समझ पाए, लेकिन तुम पूरी किताब को समझ लोगे, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये सुनकर वो जो फॉर्च्यूनेटर की पोती थी वो कहना चाहती कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचाया और मुझे ये टेक्निक दी ना सीखने के लिए, तो मैं आपको आज से मास्टर कहकर बुलाऊंगी। तो ये सुनकर वो जो एल्डर था वो कहना चाहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे मास्टर कह रही ना, तो ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। वो एक लॉकेट जैसी कुछ चीज देता है उसको और कहना चाहता है कि इसको बनाया गया है बोन जेड फ्रेगमेंट से। ये एक सुप्रीम ट्रेजर होता है घोस्ट पाथ का, मतलब जो घोस्ट वाले टेक्निक को परफॉर्म करते हैं ना उनके लिए एक सुप्रीम ट्रेजर है। ये मुश्किल से मुश्किल घोस्ट आर्ट जो होंगे ना उसको परफॉर्म करने में, उसको एक्टिव करने में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। वो कहना चाहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम सारी की सारी घोस्ट टेक्निक को सीख जाओ, क्योंकि उसके जरिए मुझे एक इंसान की
जान बचानी है। उम्मीद है कि जब तुम अच्छे से सबको सीख जाओगी ना तो तुम उसकी मदद कर पाओगी, उस जिसकी मुझे जान बचानी है उसकी। तो वो कहने लग जाती है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, किसको बचाना चाहते हैं आप। तो वो एल्डर कहता है कि अभी टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा, बस प्रैक्टिस करो, सारी टेक्निक को सीख जाओ। इतना कहने के बाद वो तो वहां से जा चुका था। तो ये देखकर फॉर्चून टेलर की पोती जो थी वो सोच में पड़ जाती है कि हो क्या रहा है, उसने मुझे क्या दिया है। तो फॉर्चून टेलर उसे कहना चाहता है कि तुम्हें जो ये देकर गया ना वो एल्डर, वो बहुत ज्यादा घटिया चीज है। ये किसी इंसान के स्कल से बनाई हुई है, जेड बोन से जो बना गया ना वो किसी जानवर के बोन से नहीं बल्कि इंसान के बोन से बनाया गया। ये बहुत ज्यादा खतरनाक और शैतानी टेक्निक है। तुम इसका क्या करोगे, फेंक दो उसको। तुम जानते भी हो कि कितनी सारी इंसानों की सोल को उस टेक्निक के अंदर डाला गया। ये एक सुप्रीम ट्रेजर के अंदर जाने कितने सारे लोगों को मारकर उनकी सोल को भरा गया और ये तुम्हें देकर गया है वो। तो वो कहने लग जाती है कि ग्रैंडपा आप बिना बिल्कुल पागल है, आपको लगता है कि इंसान के बोन से बना गया होगा, साफ साफ लग रहा है कि जानवर की बोन से बना हुआ है, इंसान की हड्डियों से थोड़ी ना कोई कुछ बनाता है। इतना पागल आदमी, इतना शैतान इंसान थोड़ी कोई होता है। तो ये देखकर फॉर्चून टेलर कहना चाहता है कि तुम्हें उस शैतान आदमी जो एल्डर अभी यहाँ से गया उसके ऊपर मुझसे ज्यादा भरोसा हो गया। अपने ग्रैंडपा के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं लेकिन उसके ऊपर ज्यादा भरोसा है। तो उसकी पोती कहना चाहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं इसको तभी यूज करूंगी जब हमें बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी, तभी हम देख पाते हैं कि वो जो वाइल्ड डॉग है ना वो तो जिंदा हो गया। सच में वो जिंदा हो गया, मर गया था लेकिन फिर से वो जिंदा हो गया। अगर सच में जिंदा हो गया तो शियाफान बियाओ को क्यों नहीं जिंदा कर लेता, आप भी ये सोच रहे होंगे ना। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि बियाओ जब मरी थी तो उसकी जो सोल थी ना वो चली गई होगी हेवन के अंदर। कुछ पार्ट तो शियाफान ने बचा लिया था लेकिन उसकी जो मेन सोल थी वो हेवन के अंदर चली गई थी, जैसे वाइल्ड डॉग की जा रही थी। लेकिन फॉर्चून टेलर की पोती के पास कोई खास तरह का फॉर्मेशन था, उसके अंदर वो फॉर्मेशन के अंदर घुसी और उसकी सोल को घसीट कर बाहर ले आई थी ना। शियाफान भी अगर ये करता तो उस टाइम शायद वो बियाओ को बचा लेता, लेकिन उसके बाद ऐसे कोई टेक्निक ही नहीं थी और अब तो बहुत देर हो चुकी है। बचाने का काम सोल के हेवन में जाने से पहले ही करना होगा, तभी जाकर शायद ये काम कर सकता है। तो इसके बाद हम यहाँ पर जिन्यू को देख पाते हैं जो कि दाओ जुआन जो है ना, ये किन्नू सेक का जो हेडमास्टर है उसके पास आते हैं। जिन्यू भी यहाँ पर उसके ख्याल रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो शियाफान के मास्टर सभी उस हेड मास्टर से मिलने के लिए आए हुए थे। जैसे वो यहाँ पर आते वो कहना चाहते कि मास्टर आपकी तबीयत खराब है ना, तो इसलिए देखने के लिए हम आए थे कि आप ठीक भी हैं या फिर नहीं है। तो ये देखकर वो जो हेड मास्टर था वो अंदर कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए ये कहना चाहता है कि तुम खाली मुझे मिलने के लिए आओ ना, सबको यहाँ पर लेकर क्यों आए तुम। फिर मुझे पता है कि तुम कौन सी प्लानिंग कर रहे हो, तुम मेरी जगह लेना चाहते हो ना, मेरा जगह लेकर हेड मास्टर बनना चाहते हो तुम। ऐसा सारी की सारी तैयारी के साथ तुम यहाँ पर आए हुए। तो ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन शियाफान के मास्टर कहते हैं कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, हम क्यों ही आपकी जगह लेंगे, आपकी जो जगह है वो फिक्स है। हम सिर्फ यहाँ पर आपकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए आते हैं कि आप ठीक भी हैं या फिर नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन वो जो हेड मास्टर था वो तो यहाँ पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहना चाहता है कि मैं तुम लोगों को बेवकूफ लगता हूँ क्या, तुम लोग यहाँ पर सब धोखेबाज हो, सब गद्दार है। वो कुछ भी इल्जाम लगा रहा था सभी के ऊपर, क्योंकि जब से उसने अपनी वो ज़ूज़ियन स्वॉर्ड को इस्तेमाल किया है ना तब से वो बिल्कुल पागल सा हो गया। उसको कोई होश नहीं कि इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है। हेड मास्टर जो था वो सारे के सारे लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाता है छोटे छोटे कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। तो ये देख कर सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि लगता है कि हेड मास्टर का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, वो क्या कह रहे हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं वैली मास्टर को, उसके बाद ज़ोकी और बाकी लोग खड़े थे, यानी कि वैली मास्टर बच गया शियाफान के अटैक से, वो वहां से बाहर निकल आ रहा। तो यहाँ पर ये आराम से बैठा हुआ था और ज़ोकी बाकी लोग यहाँ पर उससे आए हुए थे मिलने के लिए। वैली मास्टर कहना चाहता है कि बताओ तुम लोग यहाँ पर आना कैसे हुआ। तो ये सुनकर वो लोग कहना चाहते कि पिछली बार जो फाइट हुई थी ना उस बीस्ट किंग के साथ, तो उस फाइट के अंदर हमने उसको इंजर्ड तो कर दिया था लेकिन वो बचकर भाग गया था। तो हम यहाँ पर इसी मिशन में लगे हुए ताकि उसका पता ढूंढ सके। हमें यही काम पर भेजा गया था कि हम किसी भी तरह से उस बीस्ट किंग का लोकेशन ढूंढ सके, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके, इसलिए हमें कुछ टाइम यहीं आसपास रहना पड़ेगा। तो वैली मास्टर कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें जहाँ जाना है जो करना है कर सकते हो, मेरी तरफ से फुल परमिशन है। तो इसके बाद हम यहाँ पर शियाफान और पिंगर को देख पाते हैं। पिंगर उसे कहना चाहती है कि तुम ये बताओ कि अगर तुम्हें बीस्ट किंग मिलता है तो तुम क्या करने वाले हो उससे, क्योंकि वो वैसे भी काफी ज्यादा इंजर्ड होगा ना, ठीक भी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो क्या करोगे तुम, उसके साथ पार्टी करोगे या खाना पीना खाओगे, क्योंकि इंजर्ड होने के बाद भी वो ऐसा कमजोर तो नहीं रहेगा, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि वो हम दोनों को देखकर भड़क जाएगा। लेकिन शियाफान कोई जवाब ही नहीं देता। तो पिंगर कहना चाहते कि तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हो कि हम दोनों उस इंजर्ड बीस्ट किंग को भी हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे। जब तुम कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कि उसको मार पाओगे या नहीं मार पाओगे तो फिर तुम यहाँ पर आए क्यों, क्यों उससे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हो, क्यों उसको ढूंढ रहे हो तुम अगर यहाँ पर मर गए तो कितने सारे लोगों की जो उम्मीदें लगी तुमसे वो सारी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी ना। तो शियाफान कहता है कि तुम अपना काम करो ना, मैं सोच रहा क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम उसमें टांग के घुसा रही हो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। तभी वहाँ पर एक बच्चे जैसे सोल आकर पहुंच जाती है और वो यहाँ पर आने के बाद पिंगर और बाकियों के ऊपर अटैक करने लग गए थे। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते कि ये क्या चीज है। वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं और शियाफान भी अपने बेल के अंदर उसको डाल देता है और उसके अंदर उसने उस बच्चे की सोल को ट्रैप कर दिया था। वो देखने लग जाते कि आखिर ये है क्या चीज, ये इतनी ज्यादा अजीब क्यों लग रही है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रहा था और जैसे जैसे वो यहाँ पर ये कर रहा होता है उसको पता चलता है कि तो कोई बच्चा है ही नहीं, ये तो कोई अट्टा कट्टा आदमी था जिसकी ऐसी हालत हो गई है। वो उससे बात करता है तो उसको पता चलता है कि ये एक डेप्यूटी
लीडर है जो कि पहले भी शियाफन से कई बार मिल चुका है, उसने उसका कई बार साथ दिया है। शियाफन हैरान कि तुम्हें हो गया, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तो डेप्यूटी लीडर कहना चाहते कि मैं यहाँ पर आकर बहुत बुरी तरीके से फंस गया, मैं यहाँ पर जब से आया हूँ यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाया, जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम भी चले जाओ वरना तुम्हारा भी मेरे ऐसा हाल हो जाएगा, यहाँ से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ यहाँ पर। शियाफन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको ठीक करने की कोशिश करता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर तुम्हें ठीक कर दूंगा। वो कहना चाहता बंदा कि मुझे किसी अजीब तरह के क्रिएचर ने काट लिया था जिसमें से ऐसा मेरा हाल हो गया और वो बहुत ही ज्यादा अजीब था, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद है, तुम्हारे पर भी हमला करेंगे ना, तुम भी अपना दिमाग खो दोगे, तुम ऐसी अजीब सी हरकत करने लग जाओगे, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बच पाऊंगा, कभी मैं नॉर्मल हो पाऊंगा। वैसे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो शियाफन कहता है कि मैं उस घोस्ट जो है ना, यानी कि अपना बीस्ट किंग, उसको ढूंढने के लिए आया हुआ, क्योंकि उसने ही ये सारी चीजें तबाही करी है ना, तो उसको पकड़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं उसी को ढूंढने के लिए आया, लेकिन अभी तक कि वो मुझे मिला नहीं। तो बंदा कहता है कि तुम्हारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे पर टाइम वेस्ट मत करो, तुम जाओ यहाँ से अपना काम करो, और अगर टाइम मिले ना तब मेरे फैमिली को एक बार जाकर देख लेना कि वो लोग ठीक भी है या फिर नहीं है। लेकिन शियाफन उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना के रख देता है ताकि जब तक वो यहाँ पर ना रहे तब तक फॉर्मेशन के जरिए वो उस बंदे की जान बचा सके, वो उसको मरते हुए नहीं देखना चाह सकता था। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।